लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि ईरान अमेरिकी तनाव को लेकर, जहां पर अमेरिका ने ईरान से मांग की है कि वो हॉर्मुज को खुला घोषित करे और जहाजों पर हमला ना करे। अमेरिका और ईरान पर दबाव, आप कहा जा सकते हैं अमेरिका ईरान पर दबाव डाल रहा है कि वो सार्वजनिक रूप से यह बयान दे कि हॉर्मुज स्ट्रेट को जहाजों के आने जाने के लिए खुला और मुक्त किया जाएगा। इसके अलावा जबकि ईरान ने हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण छोड़ने से साफ इंकार कर दिया है। दरअसल ईरान को यह प्रेशराइज अमेरिका कर रहा है कि वो एक लिखित में आश्वासन दे ताकि उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से अमेरिका यह सुनिश्चित कर सके कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कोई पैसा, कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर के मुख्य फाइनेंसर और ईरान के गुप्त एक्सचेंज हाउस को निशाना भी बनाया। यूएस ट्रेजरी ने मुख्य फाइनेंसर अली अंसारी और कई ईरानी एक्सचेंज हाउस पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर हमलों के बाद शासन के खास लोगों को और आईआरजीसी के लिए फंड की हेराफेरी करने और इधर उधर पैसे करने में मदद की। अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल करके हेराफेरी की है। आपने ये तो समझ लिया कि आखिरकार एक बार फिर से दोनों के बीच में तल्खी बढ़ती जा रही है, लेकिन ईरान से डील पर समझौते के बाद भी अमेरिका ने कब कब ईरान पर हमले किए हैं, क्योंकि आप मानिए 17 जून को ऐसा लग रहा था कि शायद दोनों के बीच में शांति हो जाएगी, लेकिन 17 जून के बाद से परिस्थितियां और ज्यादा गंभीर होती चली गई। मैं आपको दिखाता हूं कि आखिरकार डील हो जाने के बावजूद भी दोनों ने कब कब एक दूसरे पर हमले किए हैं। 27 जून को सबसे पहले यानी 10 दिन बाद ही ईरान के मिसाइल ड्रोन स्टोरेज कॉम्प्लेक्स पर बमबारी की गई। दरअसल अमेरिका का कहना है कि ईरान ने जो कई ऑयल टैंकर्स पर जो अटैक किए थे, जो अलग रूट से जा रहे थे, ये उसकी जवाबी कार्रवाई है, क्योंकि ये सहमति अमेरिका और ईरान के बीच में थी कि ईरान किसी भी ऑयल टैंकर पर हमला नहीं करेगा। इसी वजह से 27 जून को ये हमले किए गए। उसके बाद 27 जून को तटीय शहरों पर रडार सिस्टम पर भी हमले किए गए। दरअसल जो पूरे बुशेर का इलाका हो, बंदर अब्बास का इलाका हो, इन इलाकों में स्पेसिफिक टारगेट किए गए। फिर 28 तारीख को ईरान के सैन्य ठिकानों को मिसाइल से एक बार फिर से हमला किया गया। अमेरिका की यह कार्रवाई इसलिए की गई, अमेरिका के द्वारा यह कहा गया कि हमने ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए की है क्योंकि ईरान कई ऑयल टैंकर्स पर अटैक कर रहा है। इसके बाद 7 जुलाई को, यानी ये वो दौर था जब सुप्रीम लीडर को सुपुर्दे खाक करने का, अंतिम संस्कार का उनका पूरी की पूरी प्रक्रिया चल रही थी, और उसी दौरान ईरान ने 80 ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी की, अमेरिका ने बमबारी की है। और इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम्स और रडार साइट्स पर हमले किए 7 जुलाई को। और ये मानिए का पूरा तेहरान उस समय हिल गया था। तेहरान के इलाकों पर अटैक नहीं किए गए थे, लेकिन जो कोस्टल एरिया है यानी जो तटीय इलाके हैं उन पर अटैक किए गए थे। आईआरजीसी के 60 से ज्यादा स्पीड बोट्स को भी निशाना बनाया गया था, क्योंकि अमेरिका का मानना था कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की ताकत को, उसकी पकड़ को कमजोर करना चाहता है। इसी वजह से उन स्पीड बोट्स को भी टारगेट किया गया था। अब 9 जुलाई को फिर से ईरान के 90 ठिकानों पर यूएस ने अटैक किया। अमेरिका ने कहा कि हम लगातार बड़े अटैक्स करते रहेंगे जब तक यह तय नहीं हो जाता कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारी शर्तों या हमारी बातों को ईरान मान ना ले। 9 जुलाई को बुशेर, चाबार, बंदर अब्बास पर मिसाइलों से हमला किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट है ये नाम चाबार। इससे पहले कभी भी कोस्टल एरिया के अंदर ईरान के अमेरिका ने चाबार पर अटैक नहीं किया था। चाबार पर पहली बार अटैक किया गया, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के इंटरेस्ट भी यहां जुड़े हुए हैं। अब 14 लोगों के मारे जाने की खबरें आई थी, और ये वो इलाके थे, कोस्टल इलाके, जो ईरान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज और बंदर अब्बास स्पेसिफिक थे, लेकिन अब चाबार हो, बुशेर का इलाका हो, इन इलाकों में भी अमेरिका की तरफ से बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं। और एक और जहां आप कह सकते हैं कि तमाम अटैक किए गए, वहीं आपको एक और बड़ी अपडेट देते हैं कि आखिरकार ईरान ने कैसे पलटवार किया, क्योंकि ईरान के अटैक कहां हुए। क्योंकि आप देखिए ये रेसिप्रोकल अटैक होते हैं, एक तरफ अमेरिका अटैक करता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान भी स्पेसिफिक जगहों पर टारगेट करता है। और ईरान के स्पेसिफिक टारगेट होते हैं ये बहरीन। ये वो इलाका है जहां पर 5th फ्लीट यानी अमेरिका का सैन्य जमावड़ा बहुत ज्यादा रहता है। इसके बाद कुवैत की आप बात कर लीजिए, कुवैत पर भी अगर आप देखें तो कुवैत के भी आरिफ जान और अली अल सालेम पर दागी गई थी मिसाइलें, बहरीन, कुवैत। अब इसके बाद आप तीसरा नंबर आता है कतर का। कतर पर भी अगर आप देखें, इस पर भी अटैक किए गए। देखिए ईरान का सीधे तौर पर मानना है कि अगर उसके इन इलाकों पे, कोस्टल इलाकों पे जब अटैक होंगे, वो रेसिप्रोकल अटैक करेगा उन तमाम देशों पर जहां पर अमेरिका की मौजूदगी रहती है। और सबसे ज्यादा मौजूदगी बहरीन, कुवैत में उसकी रहती है, और फिर कतर भी। कतर को देखिए वैसे मध्यस्थता के अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन
कतर पर भी अटैक करने से पीछे नहीं हटा। इसके बाद जॉर्डन, यानी यहां पर अगर आप चले आए, जॉर्डन पर भी ईरान की 8 मिसाइलों को हवा में नष्ट करने का दावा किया गया। और आपको याद होगा कि पहले जब अटैक किए गए थे उस समय अमेरिका ने कई अपने डिफेंस सिस्टम्स को रीलोकेट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसको लगता था कि ईरान की मिसाइलें यहां तक ना पहुंच पाए। लेकिन ईरान ने एक बार फिर से जॉर्डन पर अटैक किया। ये तमाम देश वो हैं जहां पर ईरान एक रेसिप्रोकल अटैक कर रहा है और ये जवाबी कार्रवाई दोनों की तरफ से चलती आ रही है। अब हम आपको अपने जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं उनका रुख करते हैं, क्योंकि प्रसून सर, हम ये रेसिप्रोकल अटैक तो देख रहे हैं, हम लगातार ये देख रहे हैं कि देखिए दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कहीं किसी भी तरीके से ये चीजें रुक सकती हैं? क्योंकि ना तो अमेरिका मानने को तैयार हो रहा है और ना ही ईरान। ये ग्लोबल रिस्क तो है और पूरी दुनिया इसको देख रही है, पर एक अच्छी बात यह है कि अभी भी टॉक्स जारी है, डिप्लोमेसी ओपन है। और जो ओमान में इनकी बातचीत या वार्ता हुई थी उसके कुछ मुद्दे अभी भी डिस्कशन में हैं। तो पॉजिटिव साइड ये है, बट हाँ रिस्क है और सभी स्टेक होल्डर्स काफ़ी कंसर्न्ड है जिस तरीके से बयान आ रहे हैं दोनों तरफ से। और इससे एक और बात ये जाहिर होती है कि स्ट्रॉन्ग मध्यस्थता या मीडिएशन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों ही तरफ। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप चुप, आप बोलिए प्लीज। जी, तो मुझे ये लगता है कि कुछ और स्टेक होल्डर्स भी मीडिएशन में आने चाहिए, जिसपे दोनों जो पार्टीज हैं वो ट्रस्ट करें। और कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये भी हैं कि अगर आप देखिए कि कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो इनडायरेक्टली दोनों कंट्रीज के साथ इंगेज है। दूसरा जो बड़ा एस्पेक्ट है, जो रीजनल सिक्योरिटी और ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है, इससे इससे काफी लोग कंसर्न है, ना सिर्फ बाकी स्टेक होल्डर, डायरेक्टली यूएस और ईरान भी। तो उनको भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाह रहे कि ये डी एस्केलेशन हो या पीस टॉक्स हो। वो थोड़ा बहुत उन्होंने दोनों बिल्कुल तरफ से मनन सर, हमारे साथ मनन सर भी जुड़े। मनन सर, ये जो बात कर रहे हैं कि देखिए क्योंकि ईरान तो अब कुवैत हो, कतर हो, इन सब पर अटैक कर रहा है, मध्यस्थता ओमान कर रहा है, लेकिन अभी अगर आप देखें, क्या ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर अपनी पकड़ किसी भी तरीके से कमजोर होने देगा? क्योंकि ईरान को तो लगता है कि आप भूल जाइए यूरेनियम को, आप भूल जाइए न्यूक्लियर वेपन को, ये तो नेचुरल वेपन है जो उसके हाथ में लग चुका है। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है या इस तरीके के जो सी स्केप्स हैं, उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय नियमन, अंतर्राष्ट्रीय विधि काफी क्लियर है। हम ये कह सकते हैं कि जो ब्लॉकेड लगाया हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे ईरान ने, वो पूरी तरीके से इलेजिटिमेट है और पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विधि का और इंटरनेशनल लॉ का हनन करने वाली बात है। और ब्लेम अमेरिका पर भी किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अमेरिका दूध का धुला हुआ है, पर फिर भी अमेरिका के ऊपर भी ब्लेम कर रहा है ईरान कि उन्होंने भी, जो आपने जिसे बताया, 5वां उनका जो बेड़ा है, उसने भी वहां पर नेवल ब्लॉकेड का प्रयास किया है। पर अगर हम अनक्लॉज को देखें, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज को देखें, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 3-4 महीने से जब से युद्ध शुरू हुआ है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हुई है, तब से हम ये देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक ये कैनन होता है, वो होता है राइट टू ट्रांसिट, राइट टू इनोसेंट पैसेज और राइट टू ट्रांसिट पैसेज। उसके चलते ये है कि किसी राष्ट्र को अगर मिलिट्री एडवांटेज दिखती है तो वो अपने पास में बहने वाले चैनल को, अपने पास में बहने वाले अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के चैनल को ब्लॉकेड कर सकता है। तो मुझे लगता है कि यही काम ईरान ने पूरी तरीके से किया है, जिसके चलते एक वैश्विक संकट, एनर्जी का संकट, ऑयल का संकट खड़ा हो गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरान ने अब यहां तक कर दिया है, पिछले 3-4 दिन पहले के घटनाक्रम को अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि इनोसेंट शिप्स जो होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि कहती है कि आप लोग राइट टू विजिट कर सकते हैं, लेकिन ईरान अगर चाहे
तो उन न्यूट्रल शिप्स के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था, उनको बॉम्बार्ड लेकिन नहीं सर करना मैं चाहिए था। आपको एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आप इन चीजों को बेहतर तरीके से मानते हैं, क्योंकि मैं खुद ईरान में मौजूद था, अभी मैं हाल ही में ईरान से आया हूं। वहां पर जब मैंने उनके विदेश मंत्रालय के लोगों से बात की, लोगों से जाना, तो ईरान ये कहता है कि वो संधि हम पर लागू नहीं होती, और वॉर के अंदर तो कोई संधि भी किसी भी हालात में लागू नहीं होती। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंटरनेशनल वाटरवेज के अंदर या फिर ऐसे न्यूट्रल शिप्स पर अटैक कर ईरान करना क्या चाहता है, यह भी एक बड़ा सवाल। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए सर। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची मस्कट पहुंच चुके हैं, जहां पर ओमान के अधिकारियों के साथ उनका स्वागत किया गया। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची आज ओमान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बातचीत करेंगे। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बड़ा कंसर्न बन गया और ईरान यह चाहता है कि वो ओमान को अपने साथ लेकर इस पूरे इलाके पर डोमिनेंस जमाए रखे, अमेरिका के दावों को आप कह सकते हैं कि झुटलाए और अमेरिका को यहां से पीछे खींचने के लिए अपने आप को मजबूर करे।